तो अभी तक हम लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं और लेक्चर 1 में हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में पढ़ रहे थे और लेक्चर 1 में हमने जाना कि इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या क्या चीजें होती हैं। चार्ज को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। फॉर एग्जांपल चार्ज कहाँ पर होता है, एटम के अंदर छुपा होता है जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। फिर मैंने आपको बताया कि कितने टाइप का चार्ज होता है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का टाइप का चार्ज होता है। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज, जैसा कि यहां पर दिख रहा है। और अगर मैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं तो वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना था भैया, कि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज में से कुछ आ सकता है एग्जाम में। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है और स्केलर चीजों को डायरेक्ट ऐड करा जा सकता है। तो अगर एक बॉडी पे मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो उस बॉडी पे जितना चार्ज है मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि चार्ज हमेशा क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। अगर मैं किसी भी दो इंसुलेटिंग बॉडी को, इंसुलेटर वाली बॉडी को रब कर रहा हूं, ठीक है, तो डेफिनेटली रब करने से हीटिंग इफेक्ट आता है और हीट फिर किसको मिलती है, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उस हीट को लेके हो जाता है हाईली अनस्टेबल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिर अपनी ऑर्बिट से या अपने एटम से बाहर जंप कर जाते हैं और दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे जा रहा है तो डेफिनेटली अपना चार्ज भी अपने साथ ले जा रहा है, इसीलिए चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखी थी कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। इस यूनिवर्स में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है बेटा। आप कभी भी कोई चार्ज अपने से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, अगर कोई मुझे कहे कि एक आपको क्वेश्चन बनाना है किसी भी एक प्रॉपर्टी में से चार्ज की, तो बेटा मैं टॉपिक चुनूंगा क्वांटाइजेशन। क्या टॉपिक चुनने वाला हूं मैं, क्वांटाइजेशन। तो सर क्वांटाइजेशन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आंसर है हाँ। ठीक है, तो हम क्या देखने जा रहे हैं बेटा, हम देखने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन प्रोसेस को, क्वांटाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर मुझे क्वांटाइजेशन समझना है बेटा तो मुझे कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि इस दुनिया में अगर मैं किसी बॉडी को छू रहा हूं, टच कर रहा हूं और मुझे शॉक नहीं लग रहा तो वो बॉडी होती है न्यूट्रल। अब अपने आसपास जितनी भी बॉडी को टच करना, अगर वो आपको शॉक नहीं दे रही है, करंट उनसे आपको नहीं लग रहा है, तो बॉडी न्यूट्रल बॉडी होगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल बॉडी न्यूट्रल होती है। तो इनिशियली हम फिजिक्स में मानते हैं कि कोई भी बॉडी इनिशियली क्या होती है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो मान लो मेरे पास ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई स्फेरिकल बॉडी है यहां पर, ठीक है, ये बॉडी इनिशियली अगर इसको छू के मुझे शॉक नहीं लग रहा तो ये बॉडी इनिशियली क्या होगी, न्यूट्रल। तो बेटा न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, क्या इस बॉडी पे चार्ज नहीं होगा, आंसर है नहीं। इस बॉडी पे नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, तो क्या इस बॉडी पे चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा बेटा, लेकिन जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे मैं इसको दिखा सकता हूं आपको। ठीक है, तो जितना यहां पर पॉजिटिव चार्ज है अगर उतना ही यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो बेटा इन दोनों को ऐड करके बताओ नेट चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए ये बॉडी न्यूट्रल है। तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा सर किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए, तो चार्ज करना है तो बेटा जनरली अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है तो बहुत इजी मेथड जो वहां पर हम अपनाते हैं वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन मेथड हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि कोई भी बॉडी इनिशियली न्यूट्रल होती है, मतलब उस पर नेट चार्ज 0 होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब बॉडी को चार्ज करेंगे तो क्या होता है, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है क्वांटाइजेशन का। तो मान लो बेटा हमारे पास यहां पर 2 बॉडी है, ठीक है, मैं यहां पर 2 बॉडी बना देता हूं। मान लो ये एक बॉडी, ये बॉडी 1 है, ठीक है, बॉडी ए बॉडी मान लेते हैं इसको, और मान लो मेरे पास बेटा ये बॉडी है, बॉडी बी। ओके, ये मेरे पास क्या हो गई, बॉडी बी, बी बॉडी हो गई।
अब अगर मैं देखूं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर इन दोनों को छू के मुझे शॉक नहीं लग रहा, और जो कि नहीं लगता, ठीक है, हम जनरली बॉडीज को छूते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता, तो मोस्टली बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रल मतलब इसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली इस बॉडी पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मुझे इन न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है बेटा, ठीक है, तो चार्ज कैसे करेंगे, बाय फ्रिक्शनल मेथड, ठीक है, या बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग। तो देखो क्या होता है, जब मैं रब करूंगा तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप करेगा। तो बताना क्या मैं सही कह रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बॉडी बी में जा रहा है, तो क्या ये मैं सही कह रहा हूं, आप इतना बताना। अगर मैं इसको रब करूं तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और बॉडी बी पर चला जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से निकला है और बॉडी बी पर चला गया है। क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, जल्दी बताओ, कि बॉडी ए से दो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकले और बॉडी बी पर चले गए, ये भी पॉसिबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकले ये भी समझ में आता है, दो इलेक्ट्रॉन निकले ये भी समझ में आता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीन इलेक्ट्रॉन निकले बॉडी ए से, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई तीन इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, ठीक है। ऐसे करते करते क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी ए से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले और बी पर ट्रांसफर हो जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है सर, ठीक है। अब मुझे बताना क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ सर, अगर मैं एक ए बॉडी को बी बॉडी से रब कर रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, बॉडी ए से बॉडी बी पर जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, ऐसे करते करते तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताना क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अब सेकंड बात मुझे बताओ, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं बॉडी ए को बॉडी बी से रब करूं तो हाफ इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाए, हाफ इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या ऐसी चीज पॉसिबल है। ऐसा नहीं है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा पूरा ट्रांसफर होगा, और इस पूरे पूरे ट्रांसफर होने को ही क्वांटाइजेशन बोला जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी बी ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन चला गया और 5/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है। आंसर है ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये सारी चीज रॉन्ग है। अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से जंप करेगा दूसरी बॉडी में तो पूरा पूरा ट्रांसफर करेगा, और पूरे पूरे नंबर को मैथ्स में बोला जाता है इंटीजर। और अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे ट्रांसफर करेंगे तो उन्हें मल्टीपल इंटीजर बोला जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप करेगा तो इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ना कि फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। तो पहली चीज ये समझ में आ गई। तो यहां पर फिर से, अगर बॉडी मेरे पास ए है यहां पर, ठीक है, और यहां पर भी बॉडी बी है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर ट्रांसफर हो रहा है, पहली बात तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन कभी फ्रैक्शन में नहीं ट्रांसफर होता, हमेशा पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब इसी चीज को समझना, अगर मान लो बेटा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ बॉडी ए से बॉडी बी में, तो क्या इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज भी ले जा रहा होगा। हाँ, तो बताओ बॉडी बी पे कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -e नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बॉडी ए पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +e पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ये वाली बात समझ में आती है। इलेक्ट्रॉन जिस भी बॉडी पर जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज अपने साथ ले जाएगा। क्या अगर दो इलेक्ट्रॉन गए तो बताओ क्या होगा, अगर यहां पर दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो बताओ क्या होगा, इस बॉडी बी पे -2e चार्ज आ जाएगा, और यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2e। ऐसे करते करते मान लो बेटा अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, इस पे चार्ज आएगा -ne, और यहां पर चार्ज क्या आएगा, +ne। तो क्या मैं ये सही कह रहा हूं, ध्यान से देखना, एक बॉडी पे या तो -ne चार्ज आ सकता है या +ne चार्ज आ सकता है। मतलब अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज करूं तो बॉडी पर चार्ज या तो प्लस का Ne आएगा या माइनस का Ne आएगा। इसी चीज को क्वांटाइजेशन बोला जाता है, जहां पर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करता है दूसरी बॉडी में पूरा पूरा, ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में, ठीक है।
तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो आया देखो इसमें n यूज हो रहा है, और n यहां पर बेटा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, सो ऑन, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में होगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। अगर मुझे क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो सर कैसे लिखें? तो देखो क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन लिखना बहुत ही इजी है। मैंने जो यहां पर लिखा हुआ है इसको बस मुझे लिखना है इंग्लिश में। तो बेटा कैसे लिखेंगे? दैट टोटल अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर देखना, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल, किसके इक्वल होता है? टू द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बेसिक चार्ज है, ठीक है, ऑफ बेसिक चार्ज विच इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is always equal to the multiple integral of a basic charge which is a charge on electron। अब देखो यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन को भी बहुत अच्छे से दिखा रखा है, ठीक है। हम देख सकते हैं यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, और इसके कॉज क्या है। तो देखो यहां पर बेटा मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझा रखा है, और समझ सकते हैं हम इसको, क्या समझ सकते हैं, ध्यान से देखना। Quantization of electric charge means that total charge of a body is always an integral multiple of basic quantum of charge, ठीक है, which is a charge on electron। मैंने कुछ नहीं करा, इसी चीज को मैंने लिखा है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया, और यही हो गया हमारा क्वांटाइजेशन। तो अगर मुझे किसी भी बॉडी पे चार्ज निकालना है तो सर क्या मुझे हर बार यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? आंसर है हाँ, ठीक है बेटा। अगर कभी भी मैंने रब करा और एक बॉडी पे चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, अगर ये कैलकुलेट करना है तो मुझे क्वांटाइजेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर जीरो भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि देखो यहां पर जीरो भी आ सकता है, यहां पर मैंने जीरो लिखा हुआ है ना, तो जीरो भी आ सकता है, क्या पता इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही ना हुआ हो, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जब भी मैं किसी भी दो बॉडी को रब करूंगा तो इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इंटीजर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको कॉज दिखा देता हूं, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ड्यूरिंग रबिंग only an integral number of electron can be transferred from one body to another body and that is called quantization, ठीक है। आई होप ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि क्वांटाइजेशन चार्ज से लेना देना है, और इलेक्ट्रॉन जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो पूरा पूरा ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब बेटा कई बार बात उठती है कि क्या सर इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता? आंसर है एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे चार्ज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे चार्ज को हम क्वार्क बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? क्वार्क, ठीक है, ऐसे चार्ज को क्वार्क्स बोला जाता है। तो सर हम क्वार्क्स क्यों नहीं पढ़ते? हम सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही क्यों मानते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज अगर क्वार्क है तो इसे ही क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि बेटा यहां मैटर आता है अनस्टेबिलिटी का, ठीक है। क्वार्क्स जो है वो सबसे छोटा चार्ज तो रखते हैं अपने पास, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, और हाईली अनस्टेबल है तो इनकी लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है, अप्रॉक्स नैनो सेकंड में होता है। नैनो सेकंड कितना होता है? 10⁻⁹ सेकंड, मतलब एक सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा। तो क्वार्क्स बना और खत्म हो गया, बना और खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज हम नहीं पढ़ सकते जो हाईली अनस्टेबल हो, ठीक है। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉन पढ़ना पड़ता है सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज की फॉर्म में, ठीक। तो यहां पर मैंने आपको देखो बहुत अच्छे से समझा रखा है, क्या समझा रखा है, अगर हम इसको पढ़ें ध्यान से, ठीक है, तो मुझे समझ में आता है। रिसेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ चार्ज ±1/3e and ±2/3e has been postulated
ठीक है। तो बहुत सारी रिसर्च के बाद पता चला कि फ्रैक्शन में भी चार्ज हो सकता है, और जो फ्रैक्शन में चार्ज होगा, छोटा चार्ज सबसे, उन्हें क्वार्क कहेंगे। क्वार्क जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। तो सर हम ये क्वार्क क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि यहां पर देखो मैंने लिख रखा है दीज आर कॉल्ड क्वार्क्स, बट still this not consider as the quantum of charge because these are unstable। ठीक है, ये जो क्वार्क्स होते हैं ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते। तो आई होप आपको क्वार्क समझ में आ गया होगा। चलो कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखूं यहां पर, ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो हमें कितनी इजीली समझ में आने वाली है कि एक जैसा चार्ज आपस में रिपेल करता है, जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये तो सबको पता है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, एक जैसा इंसान, पॉजिटिव पॉजिटिव, मेल मेल एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, लेकिन मेल फीमेल एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा समझ सकते हैं फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, याद रह जाती हैं हमें चीजें, तो इसको बहुत लाइटली पढ़ना है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या कहता है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। ठीक है, एक बात याद रखना, जहां पर चार्ज होगा वहां पर मास जरूर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चार्ज है और मास नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या मास भी होता है सर इलेक्ट्रॉन का? हाँ भैया बिल्कुल होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी चीज का चार्ज है और मास नहीं है। अगर मास है तो चार्ज होगा, और चार्ज है तो मास होगा ही होगा। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन कुछ पार्टिकल हैं, देखो, द पार्टिकल सच एज फोटोन एंड न्यूट्रिनो विच हैव नो रेस्ट मास कैन हैव ए चार्ज। ठीक है, लेकिन जनरली अगर मैं कहूं तो अगर चार्ज मास है तो चार्ज है, चार्ज है तो मास है, दोनों एक दूसरे को कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एग्जिस्ट ना करे। हाँ फोटोन होता है, मैं मानता हूं फोटोन, लेकिन फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, और अगर रेस्ट मास 0 तो उसका चार्ज नहीं होगा। ठीक है, फोटोन न्यूट्रल होता है। चलो आगे पढ़ लें। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है सर? देखो, बहुत सिंपल वे में हम आइंस्टीन की थ्योरी पर आ गए, और ये चीज बिल्कुल सही भी है बेटा। क्या चीज सही है? जरा ध्यान से देखना। अगर मैं कह रहा हूं आपको कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, मास 0 नहीं होगा। लेकिन अगर यही बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से भागने लग जाए तो क्या इसका मास यही होगा? आंसर है नहीं। आइंस्टीन ने बताया था कि अगर कोई बॉडी चलने लगे तो उसका मास बेटा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसका मास क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर कोई बॉडी और तेजी से चलने लगे, मतलब लाइट की स्पीड से चल रहा है सपोज करो, तो इसका मास इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमने ये देखा, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो मास भी बढ़ता जाएगा, लेकिन चार्ज बेटा हमेशा रहता है कांस्टेंट। अगर यहां पर चार्ज 1 कूलम है और ये रेस्ट पर है, तो बेटा जब ये चलने लगेगा तब भी चार्ज 1 कूलम ही रहेगा। जब ये इन्फिनिटी स्पीड से चलने लगेगा, c स्पीड से चलने लगेगा, ठीक है, तब भी इसका चार्ज 1 कूलम ही रहेगा। मतलब मास क्या होता है? मास होता है, मास अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, वेरिएंट हो सकता है मास। मास क्या हो सकता है? वेरिएंट विद द स्पीड। लेकिन चार्ज हमेशा क्या होगा बालक? चार्ज हमेशा क्या होगा? इनवेरिएंट विद द स्पीड। ठीक है, इनवेरिएंट विद द स्पीड, विद द स्पीड। ओके, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहां पर मास का एक फॉर्मूला लिख रखा है। ठीक है, सबको दिख रहा होगा मास का ये एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है। तो अगर मैं मास का इसके अकॉर्डिंग देखूं तो बेटा मास मुझे क्या गिवन है? मास गिवन है m0
√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो सपोज कर लो अगर कोई भी एक ये बॉडी है और इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल है तो क्या होगा, तो हम यहां पर इसको रखेंगे m नॉट। क्या है बेटा, रेस्ट मास। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका मास m नॉट है, लेकिन जब बॉडी चलती है तो उसका मास m हो जाता है। ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी मास की वेलोसिटी c के इक्वल हो जाए तो देखो क्या हो जाएगा, 1/v की जगह c स्क्वायर रखेंगे अपॉन c स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, m नॉट √1 माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, 1 माइनस 1 0। और अगर मैं किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करूं तो बेटा उसका मास कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब स्पीड के साथ साथ मास बढ़ता है और किसी भी बॉडी का मास इनफाइनाइट होगा अगर वो बॉडी लाइट की स्पीड से चलने लगे, ठीक है। लेकिन उस बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा उतना रहेगा, चार्ज कभी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ये भी चीज हमें समझनी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आओ इसकी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये चार्ज, एक सेकेंड, ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। जबकि ये चार्ज इन हैविंग यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब भी कोई चार्ज मोशन में होगा, देखो मैं इसको आपको समझा सकता हूं, ठीक है, बहुत इजी वे में। कैसे सर, कि मान लो अगर ये कोई चार्ज है, ठीक है, मान लो ये कोई चार्ज है बेटा, अगर ये चार्ज रेस्ट पर है, ठीक है, ये चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जस्ट लाइक मैग्नेट, एक रुकी हुई मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही एक रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। लेकिन अगर कोई भी चार्ज एक यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से, तो बेटा ये चार्ज प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अगर चार्ज एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो वो चार्ज बन जाता है करंट, और करंट के चारों तरफ क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो एक चार्ज जो रुका हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एक चार्ज जो चल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या होगा अगर यही चार्ज ऑसिलेट करे, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए। तो ऑसिलेट करने वाला चार्ज, जरा ध्यान से देखना, मान लो एक चार्ज ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो हमने पढ़ा इनको एक्सट्रीम पोजीशन कहते थे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके चार्ज रुकेगा 2 मिनट के लिए, और फिर इन पोजीशन पे चार्ज आएगा तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आएगा। तो क्योंकि ये रुका एक्सट्रीम पोजीशन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा, और क्योंकि ये मीन पोजीशन से बहुत तेजी से गुजरेगा, ऑसिलेशन वाली चीज बहुत तेजी से गुजरती है। मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम यहां से छोड़ा तो ऐसे स्विंग करके स्विंग कर रहा है, तो बेटा ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल रुकता है, और जहां पर चार्ज रुकेगा वहां पर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये जैसे चलेगा तो मीन पोजीशन पे चलने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या एक चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बना सकता है, आंसर है हाँ, बना सकता है। तो इतनी प्रॉपर्टी मैंने देखी चार्ज की। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है, ठीक है। हमारे फोन में क्या होता है, मॉडेम लगा होता है, और वो मॉडेम क्या करता है, चार्ज को ऑसिलेट कराता है, ठीक है। बैटरी से जो चार्ज मिल रहा है उसको क्या कराता है, ऑसिलेट। और जब वो ऑसिलेट होता है तो वो प्रोड्यूस करता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, जो कि कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। फिर हमारी ऑडियो सिग्नल उस वेव पे सुपर इम्पोज होती है और दूर तक चली जाती है। तो चार्ज का ही सारा खेल है देखा जाए, ठीक है। तो इतनी चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी भी बॉडी को कितनी तरीके से चार्ज करा जा सकता है, कितने मेथड हैं चार्ज करने के बॉडी को, ठीक है। ये लेक्चर डेडिकेटेड था क्वांटाइजेशन को। आई होप क्वांटाइजेशन और ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी चार्ज की। अब हम लेक्चर 3 में देखेंगे कि किसी भी बॉडी को कितनी तरीके से चार्ज करा जा सकता है। अगर कोई चीज इंसुलेटर है तो कैसे चार्ज कर सकते हैं, कोई चीज
कंडक्टर है तो उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलो अब वेट करते हैं लेक्चर नंबर 3 का। जब ये सारी इसकी थ्योरी खत्म होगी चार्ज से रिलेटेड, तब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सीबीएसई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड और जेई मेन से रिलेटेड, जो कि चार्ज के इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगर मैं ये वीडियोस बहुत जेन्युइनली देख रहा हूं तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो मुझे ना आता हो पेपर में, एग्जाम में। तो इसी से तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो गुड लक, इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।